हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 24 सितंबर 2023। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि संडे के दिन पीआईबी में ऑफ रहते हैं आर्टिकल, तो आज हम जो भी द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस या अदर मैगजीन में इम्पॉर्टेंट रहे हैं, केवल उन्हीं आर्टिकल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है बायो हैकिंग को लेकर। अब जब भी मैंने आपको बोला है कि कहीं पे बायो शब्द अगर आता है तो उसका सामान्य सा मतलब होता है जीव, ठीक है। हैकिंग का क्या मतलब होता है कि उसकी जो एक्टिविटी हैं उनको हैक करना। हैकिंग के कई सेंस होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि हैकिंग पॉजिटिव भी होती है और हैकिंग नेगेटिव भी होती है। आपने देखा होगा कि कई बार लोग लैपटॉप को हैक कर लेते हैं, कई बार लोग आपके मोबाइल को हैक कर लेते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हैकिंग है, अर्थात आपकी जो जीवन की गतिविधियाँ हैं, आप अपनी जीवन की जो एक्टिविटी करते हो, जैसे आप कितने टाइम सोते हो, क्या आप न्यूट्रिशन में लेते हो, एक्सरसाइज आप कितने टाइम करते हो, सप्लीमेंट्स कौन कौन से खाते हो, मेडिटेशन कब करते हो। कहने का मतलब आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि आजकल वो लोग डिजिटल वॉच को हाथ में पहनकर घूमते हैं और उसमें वो क्या चीज़ें बताती है, आपकी हार्ट बीट बताती है, आपको टाइम बताती है कि आपको कब कौन सा प्रोजेक्ट करना है। तो वो एक तरीके का बायो हैकिंग ही है, ठीक है। सिंपल शब्दों में बस आपको यही समझना है। बाकी आप यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको बड़ा अजीब टाइप का लगेगा, लेकिन साधारण शब्दों में बस यही है कि व्यक्ति के जीवन की जो भी गतिविधियाँ हैं उसको एक्टिव बनाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है या कहें जिस तकनीकी की आवश्यकता होती है उसको हम बायो हैकिंग के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर की गई है कि हाल के वर्षों में अधिक ध्यान दिए जाने के साथ साथ इसने लोकप्रियता प्राप्त की है। इसने आहार के साथ साथ पूरक यानी कि जो सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद कुछ विटामिन्स के कैप्सूल खाते हैं, या आपने देखा होगा कि जो लोग जिम जाते हैं वो लोग एक बड़ा सा डब्बे में पाउडर उसको पीते हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इससे क्या होता है, इससे जो जीव का शरीर है, जीव का मतलब ये मत समझना कि केवल जो जीव जंतु पाए जाते हैं धरती में। जीव का मतलब है हर एक व्यक्ति, चाहे मानव हो या कोई जानवर हो, ठीक है। जीव के शरीर या जीव विज्ञान को संशोधित करने या बढ़ाने का अभ्यास है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की हाइट नहीं होती है, कुछ लोगों की त्वचा गोरी नहीं होती है, या कुछ को कई बीमारियां होती हैं, पेट निकला होता है या उनके बाल नहीं होते हैं, उसी चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। तो आपको बस मोटी सी बात पता चल गई है कि बायो हैकिंग क्या है, आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। सबसे प्रसिद्ध प्रकार है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई भी अगर नस काम नहीं करती है तो उस नस को ठीक करने में जिस तकनीकी का यूज किया जाता है, जिस पर आप क्रिस्पर कैस9 कैंची का यूज करते हो, उसी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं, आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस एक शब्द याद रखना है, बायो हैकिंग, ठीक। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को लेकर। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के मध्य में संसद के विशेष सत्र का आह्वान किया, ठीक है। इस सत्र में कई चीज़ें हुई, कई बड़े इंसिडेंट हुए। खास तौर पे आपने देखा होगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात की गई। आपने देखा होगा कि पुरानी संसद को छोड़कर नई संसद भवन में प्रवेश किया गया, और आपने ये भी देखा होगा कि नई संसद भवन में सदी का या कहें आज़ाद भारत का सबसे गंदा भाषण या कहें सबसे गंदी स्पीच एक सांसद महोदय के द्वारा दी गई, ठीक है, एक कम्युनिटी विशेष को ध्यान में रखकर। तो वो बहुत मतलब एक तरीके का आप कह सकते हो कि जिस दिन संसद में प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये आगे आने वाला समय तय करेगा कि कौन पक्ष में बैठेगा कौन विपक्ष में, मतलब मर्यादाएं की वो बात कर रहे हैं। और उन्हीं की पार्टी का एक सज्जन, एक सांसद जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वो
पता नहीं कैसी भाषा का यूज किया। ठीक है, तो वो एक तरीके का मतलब भारत के संविधान में तो वो चीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर चर्चा में रहा। लेकिन इसी में क्या हुआ कि जब ये सांसद नई संसद भवन में जा रहे थे तो इनको एक दिन पहले एक बैग दिया गया। उस बैग में कुछ किताबें थी, कुछ बुकलेट थी और उन्हीं में एक पुस्तक थी भारत का संविधान, जो नई छपी है। ठीक है, लेकिन उस नई छपी हुई पुस्तक में जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द गायब हैं, ऐसा कुछ सांसदों ने आरोप लगाया। तो उसी को लेकर काउंटर में कई इशूज शुरू हुए कि क्यों नहीं है, होना क्यों चाहिए। तो हमें इस पर तो नहीं पढ़ना है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये हमारा मेंस का टॉपिक है। हमें अभी प्री के हिसाब से देखना है कि जो प्रियम्बल है इसमें कैसे प्रश्न बन सकते हैं और कैसे प्रीवियस में प्रश्न आए हैं। साथ ही जब आप हमारे साथ इंडियन पॉलिटी की क्लास कवर करेंगे तो वहाँ पर हम आपको और नए डायमेंशन बताएंगे। अभी तो डायमेंशन बताएंगे जितने हो सकते हैं, बट आगे चलकर जब क्लास होंगी प्रॉपर जीएस की तो वहाँ पर और अच्छे से बताएंगे। इतनी बातें समझ गए आप। तो बात करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना की। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे पहली बात, आप में से हर एक बच्चे को, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आपको आर्टिकल 1 से लेके 51 तक के सारे आर्टिकल रटे होने चाहिए। 51 का मतलब है 51 का, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, जो 11 ड्यूटीज़ हैं वहाँ तक आपको विथ नंबर और विथ सब्जेक्ट, यानी कि उसमें क्या कहा गया है वो रटा होना चाहिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना पूरी शब्दशः याद होनी चाहिए। शब्दशः का मतलब समझते हो, इस क्रम में ही याद होनी चाहिए। आप सोच रहे होगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इंटरव्यू में आपसे प्रियम्बल ही पूछ लेता है। ठीक है, और एक और बात, जब आपको प्रियम्बल रटी होगी ना तो इस पर बनने वाले 10 से 15 प्रश्न आप आसानी से कर लोगे। जैसे एक प्रश्न इस पर यह बन सकता है कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए अमेंडमेंट के जरिए। एक प्रश्न इसमें यह बनता है कि इसमें कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समता की बात की गई। इसमें यह भी बनता है कि इसमें फलाने न्याय की बात की गई है क्या, या फलानी स्वतंत्रता की बात की गई है क्या। जैसे मुझे जहाँ तक याद है 2017 में प्रश्न आया था कि क्या आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर आपको पता होता कि नहीं सर आर्थिक न्याय की बात है, स्वतंत्रता की नहीं, तो आप उस प्रश्न को सही कर लेते। और अंत में कई बार इस डेट पे भी प्रश्न आते हैं। जैसे मुझे याद है कि 2022 या 23 के पेपर में इस डेट पर ही क्वेश्चन पूछ दिया था। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, फिर इस पर एक टॉपिक के रूप में क्वेश्चन क्या आता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाता है या नहीं लगाता है, क्या ये विधायिका की शक्ति का स्रोत है या नहीं है। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, क्या इसे संशोधित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अगर किया जाएगा तो साधारण से या विशेष प्लस आधे राज्यों से। अगर प्रस्तावना को संविधान के शुरुआत में न रखकर अगर हम इसको तीसरे भाग में रखें तो क्या होगा। ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता हो कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये पूरा याद हो। ठीक, अब बात करते हैं एक और बात। यह है कि जो अमेंडमेंट हुआ उस पे भी प्रश्न बनेगा। कैसा प्रश्न बनेगा, जो कि मैंने पहले आपको बोला कि प्रश्न ये बनेगा कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए, लेकिन थोड़ा एक और लेवल पे जाएगा कि किस अमेंडमेंट के अंतर्गत जोड़े गए और वो अमेंडमेंट किस गवर्नमेंट के अंतर्गत आया। ठीक, ये भी क्वेश्चन है। फिर आपसे एक क्वेश्चन और बनता है जो कि इसके अर्थ को लेकर बनेगा कि समाजवाद का सर्वोत्तम आशय है, पंथ निरपेक्ष का सर्वोत्तम आशय है, सामाजिक न्याय का सर्वोत्तम आशय है। मतलब सामाजिक न्याय के कई आशय होते हैं, कई मतलब होते हैं, कई अर्थ होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा अर्थ है। जैसे विधि के शासन को लेकर क्वेश्चन आया है ना, यहाँ तक कि पंचायतों को लेकर भी क्वेश्चन आया। तो ऐसे बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, जब आप हमारे साथ जीएस की क्लास करेंगे तो न केवल वो सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे, बल्कि जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे
तो भी उसमें कवर कराएंगे। साथ ही आपकी न्यू एनसीईआरटी एंड ओल्ड एनसीईआरटी जितने भी एमसीक्यू उसमें बन सकते हैं उसको भी कवर कराएंगे, और जितने ये शब्दों के अर्थ हैं इनको उतनी ही गहनता से बताएंगे। ठीक है, अभी बस कुछ शब्दों को मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ और कुछ गलतियाँ बताता हूँ जो भारत की बड़ी से बड़ी पुस्तकें कर रही हैं। जैसे आपने, मुझे अभी तो नहीं पता, फिलहाल जहाँ तक मैंने देखा है कि जो एम लक्ष्मीकांत का 7वां एडिशन आया है या जो 8वां एडिशन जो रिवाइज्ड एडिशन है उसमें अभी भी उन्होंने इस चीज़ को अपडेट नहीं किया है। आप देखना कि इन लोगों ने प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का उपयोग न करके धर्म निरपेक्ष का उपयोग किया है। आप में कुछ बच्चों को लगेगा सर दोनों बात तो एक ही है ना, सेक्युलरिज्म मीन्स सेक्युलरिज्म, नहीं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि धर्मों के प्रति भेदभाव नहीं करेंगे, यानी कि कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं है, सब इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि उन धर्मों में भी जो कई पंथ हैं, जैसे आप पढ़ते हो ना हिंदू धर्म, हिंदू में भी कई पंथ हैं, जैसे वैष्णव है, शैव है, ठीक है, और शक्ति है। ये 3 प्रकार के आप कह सकते हो संप्रदाय हैं। आप लिंगायतों को भी यहाँ जोड़ सकते हो। तो इनका भी आपस में कोई पार्टीशन नहीं होगा, अर्थात धर्मों का भी जो सब कैटेगरी है उसमें भी भेदभाव नहीं करेंगे। तो धर्म क्या है, एक तरीके का बड़े लेवल पे बात करता है, लेकिन पंथ क्या है, छोटे से छोटे स्तर पर भी भेदभाव को रोकने की कोशिश करता है। तो ये डिफरेंस है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आया। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, नहीं 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई और 2 प्रकार की समता। आपको ऐसे याद रखना है 3, 2, 5, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, मैंने ऐसे ही याद किया। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन बनेगा कि सामाजिक न्याय ये न्याय 3 कहाँ से लिए गए, स्वतंत्रता कहाँ से ली गई, मतलब किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, और समता कहाँ से ली गई। तो ये बेसिक बातें आपको बस पता होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि संविधान सभा में जो लोग आए थे वो निर्वाचित होकर आए थे या मनोनीत होकर आए थे। ठीक, तो वो आप पढ़ लेना। अब यहाँ पे वही पुरानी घिसी पिटी बातें हैं कि 42वां संविधान संशोधन था, ये दर्शन है, संकल्प है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। अब जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2023 में ही आया है क्वेश्चन, नहीं 2023 में तो नहीं है, 2021 में क्वेश्चन है, हाँ 2021 में ये कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ उस समय प्रस्तावना क्या थी, मतलब मूल प्रस्तावना क्या थी। तो उसी पे अगर पता होता है आपको कि सर ये 3 शब्द हटा दो, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, बाकी जितनी है वो प्रस्तावना में थे शब्द। ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, वही बात यहाँ पर दी गई है। क्लियर इतनी बातें। अब मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ जो यूपीएससी ने आपसे पूछा था, ठीक है, ताकि आप उसे सॉल्व कर सकें। ये देखो प्रश्न, ठीक है, कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। देखो ये प्रश्न होते बड़े सरल हैं, अभी आपको सरल लग रहा है, लेकिन एग्जाम हॉल में आप भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और आप रट कर जाते हो। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो 26 जनवरी 1950 को वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, तो आपने अगर प्रस्तावना पढ़ रखी है और आपको पता है कि सर पंथ निरपेक्ष बाद में जोड़ा गया, समाजवादी बाद में जोड़ा गया, ठीक, तो अब आप यहाँ पे ही कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पर भी आपको पता है कि सर शुरुआत की लाइन ही ये कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ना कि केवल लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये भी गलत हो गई, केवल हमारी यहाँ पे बी सही हो गई। अब जैसे ये देखो बगल में क्वेश्चन है 96, हालांकि अब तो यूपीएससी ट्रिक्स और टैक्टिक्स का यूज नहीं करती है, पहले ये क्वेश्चन बड़ा सरल हो गया था। कैसे? जैसे यहाँ पे आपको दिया ना, किसी वर्ष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, 5 नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो तीसरा जो ही एलिमिनेट कर दोगे आप, ठीक है, तीसरा जहाँ एलिमिनेट कर दोगे आपको यहाँ आंसर मिल जाता है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, कौन से सही नहीं है, आपसे ये नहीं पूछा कि कौन सा सही है, आपसे पूछा कौन से सही नहीं है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना होता है इसमें। तो ये चीज़ें हैं, बाकी मैं इनको आपको कवर कराऊंगा जब भी यूपीएससी का। और एक बात मैं भाई फिर से देखो कहूँगा कि मैं तो जितने बैक ईयर हो पाते हैं टॉपिक्स रिलेटेड उतने कवर कराता हूँ, बट आप इन चीज़ों को खुद से पढ़ा करें, खुद से रिवाइज़ किया करें। ठीक है, तो ये हैं बेसिक बातें, इनको आप अभी यहाँ पे बस पढ़ लो, इनका क्या अर्थ है। बाकी जब जीएस की क्लास हम कवर कराएंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है।
एक बात और, एक क्वेश्चन और बन सकता है कभी भी प्रस्तावना में कि किसने संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा, किसने अपनी पुस्तक की पहले पन्ने में प्रस्तावना को अंकित किया, ठीक है, किसने इसको कुंजी कहा, किसने इसको भविष्य फल कहा, है ना। ये दुनिया भर की चीज़ें एम लक्ष्मीकांत की बुक में आप पढ़ लेना, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना, ये मेंस का टॉपिक है, आप एक बार पढ़ लोगे बस, ठीक है। अगला है यहाँ पे स्ट्रिंग प्रौद्योगिकी को लेकर। एक लाइन में पहले समझ लो, स्ट्रिंग प्रौद्योगिकी का यूज किया जाता है लिथियम के निष्कर्षण के लिए। आप कहोगे सर ये निष्कर्षण शब्द क्या है? देखो, निष्कर्षण का मतलब ये होता है छन्नी। छन्नी का मतलब क्या होता है? जैसे आप जब भी चाय बनाते हो, ठीक है, मैं चाय का एग्जांपल इसलिए दूंगा क्योंकि मैंने अभी अभी चाय बनाकर पी है, ठीक है, और चाय बनाने में दुख तब होता है जब खुद ही बर्तन धोने पड़ते हैं, ठीक है। तो चाय मैंने अभी बनाई, तो चाय जब मैंने बनाई तो उसमें आप लोग क्या करते हो? उसमें चाय पत्ती डालते हो, चीनी डालते हो, इलायची डालते हो, अदरक डालते हो, क्लियर। लेकिन दूध भी डालते हो, पानी भी डालते हो। तो जब चाय बन जाती है, पक जाती है, तो ये जो बाकी चीज़ें जो आपने एक्स्ट्रा डाली थी उनको हटाने के लिए आप क्या यूज करते हो? छन्नी का। तो छन्नी में क्या बच जाता है? जितना भी मोटे मोटे कंकड़ हैं या मोटे मोटे जो पदार्थ हैं वो बच जाते हैं। तो वही लिथियम के लिए किया गया। अब आपके मन में होगा सर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो लिथियम है ना, या लिथियम के जो भंडार हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोयले की तरह आपने ज़मीन खोदी और आपको पूरी की पूरी खान मिल गई। नहीं, लिथियम जो होता है ये जल के साथ मिक्स होता है, ठीक है। तो जल के साथ जब मिक्स होता है, जैसे पारे को आप देखते हो, सॉरी पारा मैं कह रहा हूँ, लेड को जैसे आप देखते हो, ठीक है, तो उसके साथ मिक्स होता है। जैसे आप यूरेनियम को देखते हो कि रेत के साथ मिक्स होता है, ठीक। तो उसको अलग करने के लिए हमें एक छन्नी की ज़रूरत होती है। उसी छन्नी को नाम दिया गया स्ट्रिंग प्रौद्योगिकी। ये कैसे वर्क करती है, कैसे वर्क नहीं करती, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन आपसे पूछेगा नहीं, बस इतना पूछेगा कि हाल के समय में चर्चा में रही स्ट्रिंग प्रौद्योगिकी का संबंध है, तो आप बता देना लिथियम के निष्कर्षण से। निष्कर्षण का मतलब उसको निकालना या उसको छानना, ठीक है। इतनी बातें। चलिए अब वही चीज़ यहाँ देखो, स्ट्रिंग नामक नई तकनीक विकसित की गई जो स्मार्टफोन तथा इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरियों में एक आवश्यक घटक लिथियम के निष्कर्षण को सुव्यवस्थित करने में सहायता करेगी। ये फालतू की आगे की बातें, केवल लिथियम का निष्कर्षण, ये याद रखना। अब क्यों करेगी? क्योंकि लिथियम का उत्पादन एक संसाधन गहन और समय लेने वाली प्रक्रिया है। जैसे नमक के बारे में आप देखते हो ना, नमक क्या है, होता तो समुद्र में है लेकिन तुरंत तो मिल नहीं जाता है। आपको क्या करना होता है? उसको झील में कन्वर्ट करना होता है, फिर उसको प्रोसेस करना होता है, उसको वाष्पीकृत करना होता है, तब नमक नमक अलग बचता है। वही चीज़ इसमें है। क्योंकि दुनिया में उत्पादित अधिकांश लिथियम सॉल्ट फ्लैट में स्थित खारे जल वाले जलाशयों से निकाला जाता है। इसीलिए आप देखना हमारे यहाँ जो जम्मू कश्मीर में अभी सबसे बड़ा भंडार पाया गया, इवन अभी राजस्थान में सबसे बड़ा भंडार पाया गया, तो वो यही रीजन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पहले जलाशय हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर में तो ऑलरेडी है, लेकिन राजस्थान में पहले हुआ करते थे, तभी तो वहाँ रेगिस्तान बना। तो उन चीज़ों को यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक। कैसे काम करेगी? तो वही छिद्रनुमा रेशों का उपयोग किया जाता है जिन्हें तारों पर लपेटा जाता है और सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया। मुझे देखो कोई पिक्चर नहीं मिली, वरना मैं आपको दिखा देता, ठीक है, कि कैसे होता है। बस आप ऐसे समझ लो, कुछ इस तरीके का होता होगा कि ये बीच में बॉक्स लगा है छिद्र वाला, है ना, और ये पानी है पूरा, और यहाँ से अलग अलग ये होता है, ऐसे बस समझ लो, ठीक है। वैसे ये गलत पिक्चर है, लेकिन मैंने बता दिया एक तरीके की, ठीक है। अब क्यों ऐसा होता होगा? क्योंकि ये एक तरीके की केशिका क्रिया की केशिका क्रिया, ठीक है, ये आप जब पढ़ते हो फिजिक्स तो उसमें इस शब्द का यूज होता है। अब ये कैसे काम करती है? जैसे आपने देखा होगा कभी भी कि जो आपके दिए होते थे, ठीक है, दिए पहले ज़माने में कैरोसिन तेल से चलने वाले जो दिए होते, जलने वाले जो दिए होते थे, उनमें क्या होता था कि कैरोसिन नीचे भर दिया गया, उस पर एक बत्ती लगा दी गई, ठीक है। वो बत्ती क्या करती थी? नीचे से पूरे के पूरे मिट्टी तेल को खींचती थी ऊपर, ठीक है। उसी को केशिकत्व बोलते हैं। जबकि ऊपर क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण होता है, बट वो जाती थी क्योंकि वो केशिका क्रिया करती थी, ठीक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में। बस इतनी ही चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे पेड़ों में पत्तियों में पानी जाता है ना,
बिल्कुल वही एज इट इज। क्लियर इतनी बातें? तो अब आप इतना ही देख लेना कि स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है, लिथियम उत्पादन से। क्लियर। अगला आर्टिकल है हमारा नगार्नो काराबेक क्षेत्र को लेकर। इस पर यूपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछे हैं, लगभग 2 बार प्रश्न जहाँ तक मुझे याद है पूछा जा चुका है। 2018 में या शायद 19 में क्वेश्चन आया है, और साथ ही इसमें क्वेश्चन आया है आपका 2023 में भी, लेकिन 2023 में इस नाम का यूज ना करके अलग नाम से पूछा है। और 2022 में भी क्वेश्चन आया है, अफगानिस्तान को वहाँ पे लिंक किया था नगार्नो काराबेक क्षेत्र रीजन से। तो आप बैक ईयर देख लेना, मैं केवल 2023 का पेपर दिखाऊंगा, ठीक है। उसमें क्या पूछा है, उसमें अलग नाम दिए हैं। जैसे उसमें एक नाम आपको दिया है डोनबास क्षेत्र को लेकर, एक नाम आपको दिया है काचिन क्षेत्र को लेकर, और एक नाम दिया टिग्रे रीजन को लेकर। आप में से जिन बच्चों ने श्री IAS एकेडमी की करंट की मैगजीन पढ़ी होगी, जो कि 2022 से 23 तक की मैगजीन थी, डोनबास के रीजन के मैपिंग को मैंने कई बार बोला था कि क्वेश्चन बन सकता है, और टिग्रे रीजन भी मैंने कई बार बताया था कि इस पे क्वेश्चन बनेगा, जो कि इथोपिया में था, ठीक है। और वैसे भी मैं कई बार ऐसे ही बोल देता हूँ, जैसे अभी कल की क्लास में मैंने आपको यमन वगैरह बताया था, तो वैसे ही इसमें, ठीक है। तो अब ये डोनबास आपको पता है कहाँ पे है, यूक्रेन में। काचिन पे हो सकता है कन्फ्यूजन थी सबको, लेकिन टिग्रे तो सबको पता था ना, इथोपिया। तो यहाँ पर आप डोनबास को यूक्रेन करते, लेकिन उसने दिया क्या था, सीरिया दिया था। काचिन में इथोपिया दिया था, और टिग्रे में उत्तरी यमन। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार क्वेश्चन, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन इसमें दिया है, ठीक है, कि डोनबास का सीरिया। तो आपको पता है कि डोनबास का सीरिया नहीं है। अब डोनबास का जब सीरिया नहीं है तो पहला गलत हो गया, तो तीनों तो सही होंगे नहीं, इसको हमने कट कर दिया। फिर आता है काचिन इथोपिया, इसमें हो सकता है, लेकिन टिग्रे को कभी किसी ने यमन नहीं सुना था, तो हमारा ये तीसरा भी गलत हो गया, यानी कि केवल 2 वाला भी क्वेश्चन गलत हो गया। अब या तो यहाँ पर केवल एक सही होगा, और या तो कोई नहीं सही होगा। अर्थात अगर आपको काचिन पता होता तो आप इसका आंसर यहाँ पर क्या करते, ए लगा देते, ठीक है। क्योंकि टिग्रे किसका रीजन है, ये इथोपिया का है। काचिन किसका है, इथोपिया का। डोनबास किसका है, यूक्रेन। यूक्रेन में भी कौन सा, पूर्वी यूक्रेन। समझ गए? तो ऐसे प्रश्न आते हैं, इसीलिए जब मैं पढ़ाता हूँ तो प्रत्यक्ष आपके सामने कर देता हूँ, ताकि जब मैप आप देखो तो चीज़ें आपको याद रहें, ठीक है। अब आपने जैसे ये देख लिया क्वेश्चन, ठीक है, अजरबैजान इस चीज़ को लेकर, तो आप क्वेश्चन तो बना लोगे, लेकिन यहाँ पर एक नया प्रकार का प्रश्न जो कि यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है, वो पूछा जाता है कि कैस्पियन सागर से कौन से देश लगते हैं, ब्लैक सी से कौन से देश लगते हैं। जैसे मैंने ब्लैक के बारे में आपको बताया था कि GTR ब्रू, ठीक है, G से जॉर्जिया, T से टर्की, R से रशिया, B से बुल्गारिया, R से रोमानिया, U से यूक्रेन, ठीक है। उसी तरह से कैस्पियन का भी एक फॉर्मूला है। क्या कैस्पियन का फॉर्मूला है, रॉकेट, ठीक है, RA, स्पेलिंग गलत है रॉकेट की, है ना, RAKIT। क्लियर। अब मैं आपको इसको एक बार दिखाता हूँ, पहले कैस्पियन सी को पहले मैं आपको दिखाऊँ। ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, इससे हम नॉर्थ वेस्ट की ओर जाएंगे, ये हमको मिलेगा यहाँ पे कैस्पियन, ठीक है। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बोला, रॉकेट, ठीक है। रॉकेट में क्या क्या है, मैंने बोला RAKI और ये T, ठीक है। R से आपका रसिया हो गया, ठीक है, A से आपका अजरबैजान हो गया, K से आपका, अभी मैं बताता हूँ, I से आपका यहाँ क्या होगा, ईरान होगा, ठीक है, और T से आपका तुर्कमेनिस्तान। क्लियर, इतनी बातें क्लियर होगी। अब के का आपको देखना है, तो के का कजाकिस्तान आपको मिलेगा। क्लियर। ये जैसे आपका ईरान यहाँ पे लग गया, ये रशिया हो गया, ये अजरबैजान, आपको मैं कजाकिस्तान की लोकेशन दिखा देता हूँ। ये तुर्कमेनिस्तान, ये देखो कजाकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान की देखो यहाँ पे सीमा ये बंद हो गई है, ये ध्यान रखना, ये कजाकिस्तान का बॉर्डर है। क्लियर। तो रॉकेट में कौन कौन से देश आ गए आपके, रॉकेट में आपके देश आ गए रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। तो इस तरह से आप कैस्पियन सागर से लगने वाले देशों की सीमा याद कर सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यही बनेगा, वैसे यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, ठीक है, फिर भी आपको याद रखना है। बाकी ये हिस्ट्री आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आपसे नहीं पूछता है। देखो, हर एक प्रश्न की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी में जो प्रश्न पूछा जाएगा जरूरी नहीं है स्टेट पीसीएस में पूछा जाए, जरूरी नहीं है कि वो एसएससी में पूछा जाए, ठीक है। क्योंकि देखो, करंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कुछ भी पढ़ा दिया जाए।
करंट का मतलब ये होता है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। इसीलिए देखना, मैंने कभी ये नहीं कहा है कि मेरी करंट अफेयर्स हर एक एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो करंट पढ़ाते हैं तो क्या लिखते हैं नीचे, आईएएस, पीसीएस, रेलवे, एसएससी, हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो फिर क्या होता है कि वो यूपीएससी का लेवल नहीं पढ़ा पाते। अब आपको कोई ये पढ़ाए कि नगानो काराबेक एक पहाड़ी और घने क्षेत्रों वाला क्षेत्र है, क्या फ़ायदा भैया, हमको क्या करना है इसको पढ़ के। तो हमें टाइम नहीं पास करना है ना, हमें जो यूपीएससी का कोर है वो पता हो। और बहुत कम टीचर हैं यूपीएससी में करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले, इंडिया में बहुत कम टीचर हैं, और जिनको करंट आती है वो पढ़ाते नहीं हैं। समझ गए। तो इसलिए अभी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ो। इससे बेस्ट करंट मुझे नहीं लगता है कि अभी आज की डेट में यूट्यूब पर कोई पढ़ा रहा है। हो सकता है कोई पढ़ाता हो, मुझे नहीं पता है, बट मुझे पता है कि जितना डेप्थ में मैं चीज़ों को ले जाता हूँ और जितनी थीम के साथ रहता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि महात्मा बुद्ध जी क्या कहते हैं कि वीणा के तार को ना इतना ढीला करो कि वो बजे ही ना, और ना इतना कस के बांधो कि वो टूट जाए, मतलब मध्यम मार्ग। वही चीज़ मैं करता हूँ कि जो यूपीएससी पर ओरिएंटेड हो। ठीक, अगला हमारा आर्टिकल है हुंगा टोंगा हुंगा हापाई। नाम है, रियल नाम है, ये आप देख लो। ठीक है, ये क्या है, ये ज्वालामुखी है। ठीक, आपको ज्वालामुखी क्या है, क्या प्रकार है, क्या इम्पैक्ट है, वो हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि हुंगा टुंगा हुंगा क्या है, स्ट्राम्बोली क्या है, ठीक है, या और भी जितने ज्वालामुखी विश्व में हुए उनकी लोकेशन को लेकर प्रश्न बनेगा, लोकेशन को लेकर। ठीक है, दूसरा आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि कौन सुसुप्त है, कौन सक्रिय है ना, और कौन पूरी तरह समाप्त हो चुका है, उस पर प्रश्न बनेगा। साथ ही जहाँ पर ये ज्वालामुखी हैं उन पे कौन सा जलप्रपात है उसके आसपास, कौन सी नदी है उसके आसपास, ऐसे भी प्रश्न बनेंगे। ठीक, तो बस बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं कि ये हुंगा टुंगा हापाई कहाँ पे है। तो ये दक्षिण प्रशांत के पास में ये ज्वालामुखी है। क्लियर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्रशांत महासागर है और ये दक्षिण प्रशांत का भाग है। ठीक, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है कि इसमें कौन सा आइलैंड है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे आपका ये ज्वालामुखी पड़ता है। मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूँ, है ना, सवेरा करता हूँ, सवेरा मतलब ये देखो, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये है यहाँ पे देखो पैसिफिक, थोड़ा और इसको साफ करें। हाँ, अरे भाई सूरज जी भी नाराज हो रहे हैं। ये है पैसिफिक, यानी कि पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और पैसिफिक ओशियन में है ये रिंग ऑफ फायर। ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये पूरी इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ये रिंग ऑफ फायर का मतलब है कि ये ज्वालामुखी की पूरी बेल्ट है, छोटे छोटे आइलैंड है, यहाँ पे ज्वालामुखी का एरप्शन होता रहता है टाइम बाय टाइम। इसीलिए आपको पता होगा कि यहाँ पर एल नीनो और ला नीना की घटनाएं घटती हैं। मैंने आपको पढ़ाया है ना कि यहाँ पर पानी क्यों गर्म हो जाता है, क्यों ठंडा हो जाता है, तो उसी चीज़ से यहाँ पे रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पर मतलब कुछ इस जगह पे लोकेशन में इस ज्वालामुखी का एरप्शन हुआ है। समझ गए, आपको ये याद नहीं रखना है। फिर बात आती है कि टोफुआ आर्क। आर्क का क्या मतलब है, आर्क का मतलब ये चाप ऐसे करके, जैसे आप यहाँ पे ये देखो, ये देखो, ये चाप बनना है ना, मैथ की भाषा में आप लोग चाप पढ़ते हो, ये जैसे चाप बनना है ना आर्क, इसको आर्क बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसी मैप में ही, आपको इसमें शायद का ना हो, मैं थोड़ा सा दूसरे में, इसमें जैसे ये यहाँ पे क्या बनना है, ये एक तरीके का चाप बनना है, इसी को बोलते हैं आर्क। ठीक है, यहाँ पर पैसिफिक प्लेट है, ये पूरे अलग अलग छोटी छोटी प्लेटें। प्लेट्स क्या होती हैं ये मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, अभी मोटे स्तर पर ऐसे समझ लो कि ये भारत का मैप इसने गलत बना दिया है। ठीक है, प्लेट का मतलब ये होता है कि जो हमारी भूमि है, ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार की प्लेटें हैं। प्लेट का मतलब मिट्टी की परतें हैं, सामान्य शब्दों में बता रहा हूँ, जो कभी डूब जाती हैं और कभी स्ट्रॉन्ग बनी रहती हैं। तो उन्हीं में हम नाम पढ़ते हैं अवसादी सेल, महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय सेल, है ना, छोटी प्लेटें, बड़ी प्लेटें, तो वही है बस। बाकी आपको यहाँ नहीं याद रखना, जैसे कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, है ना, ये सब नाम है, तो इनको आप यहाँ से स्किप करो। अभी बस इतना समझो कि रिंग ऑफ फायर प्रशांत
महासागर में ज्वालामुखी का एक पूरा का पूरा क्षेत्र है। ठीक है, देख रहे हो ये सारी ज्वालामुखी हैं। क्लियर, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इतनी बातें आपको अगर समझ में आ गई हो तो आगे पढ़ें। अब यहाँ पे ये आप देख लेना, आर का मतलब चाप मैंने बता दिया है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ कुछ भी नहीं याद रखना है, फालतू की चीज़ें हैं। ठीक है, अब इस पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है ज्वालामुखी विस्फोट से। कुछ बच्चों को लगता होगा कि सर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो पानी गर्म होता होगा, आसपास के क्षेत्र में गर्मी होती होगी, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा भी इम्पेक्ट पड़ता है कि जब ज्वालामुखी बड़े लेवल पे उद्गार करता है, ठीक है, ऐसे करके, तो उद्गार में क्या होता है कि जो सन की रेज हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आएंगी ही नहीं तो वहाँ पर एरिया ठंडा बना रहेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे वो बात इन्होंने कही है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना है। जलवाष्प के बारे में आप जानते हो क्या है, ये एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस में मैंने आपको काफ़ी सारी गैसेस बताई थी, है ना, SO2, NO2, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, आपको याद होंगी, तो उम्मीद है आप उनको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी। ठीक, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अब बात करते हैं कि इसका वैश्विक स्तर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वही बात है कि जब सामान्य एक छोटे से स्तर पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो विश्व के लेवल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज होगा, जो हमारी प्रजातियां हैं वो प्रभावित होंगी, जो बर्फ़ वाले क्षेत्र हैं वो पिघलने लगेंगे। बस यही चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब इनके टाइप्स क्या होते हैं, तो विस्फोट के आधार पर इनका अलग टाइप है, यानी कि जो मैग्मा होता है उसकी चिपचिपाहट क्या है उसके आधार पे अलग है। ठीक है, और सक्रिय और सुसुप्त के आधार पे अलग है। तो आप यहाँ देख लो कि अगर मैग्मा क्षारी हुआ तो क्या करेगा, क्षारी मैग्मा बेसाल्ट की तरह गहरे रंग का होता है, इसमें आयरन एवं मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है लेकिन सिलिका की मात्रा कम होती है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, आपको दे देगा ज्वालामुखी के संदर्भ में। ठीक है, और देगा क्वेश्चन, क्षारी मैग्मा बेसाल्ट की तरह गहरे रंग का होता है। नंबर 2, क्षारी मैग्मा में आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है लेकिन सिलिका की मात्रा अधिक होती है। आप कहोगे सर दूसरा वाला गलत है। ठीक है, ये दूर तक प्रवाहित होते हैं और व्यापक शील्ड ज्वालामुखी का निर्माण करते हैं। आपको बता देगा कि सर दूर तक नहीं जाते हैं, पास में ही रहते हैं, तो आप गलत कराओगे। ठीक है, अम्ली, ये हल्के रंग तथा कम घनत्व वाला होता है, इसमें सिलिका की उच्च प्रतिशतता पाई जाती है, उसका अपोजिट है ना, और इसलिए एक शंक्वाकार ज्वालामुखी बनाते हैं। इनका शेप क्या होता है वो मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी बस देख लो इसको। सक्रिय ज्वालामुखी कौन से हैं, तो इसमें प्रस्फुटन निरंतर होता रहता है, जैसे माउंट स्ट्रोम्बोली। ठीक है, ये ज्वालामुखी जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। भूमध्य सागर, प्रशांत नहीं, भूमध्य का मतलब ये जैसे आपका पैसिफिक है, तो यहाँ से आप प्यारे भारत की ओर गए, भारत से फिर आप ऊपर के रीजन यहाँ पे, ठीक है, ये इस जगह पे, क्लियर, माउंट स्ट्रॉम्बेली, समझ गए। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मैं आपको देखो दिखाता हूँ माउंट स्ट्रॉम्बेली को, माउंट स्ट्रॉम्बेली, ये देखो मैं आपको माउंट स्ट्रॉम्बेली का लोकेशन दिखाता हूँ। ये है ना, ये इटली के पास में है माउंट स्ट्रॉम्बेली, देख रहे हो। अब इसको मैं वाइट करता हूँ, ये है ज्वालामुखी। ठीक, ये देखो, अब इसको मैं 3D में आपको देखो एक बार दिखाता हूँ। तो आप कुछ इस तरीके से ये देखो, ये 3D है। अच्छा, ये अपने आप 3D व्यू बन जाएगा। ठीक है, यहीं पे माउंट स्ट्रॉम्बेली। ठीक, लेकिन मुझे सबसे प्यारा जानते हो कौन सा लगता है, सबसे प्यारा मुझे लगता है तंजानिया में। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, तंजानिया का सबसे प्यारा है। ठीक, मैं अभी आपको उसकी लोकेशन दिखाता हूँ, पहले हम लोग ये पढ़ लें। ठीक, फिर तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो ये बहुत ही प्यारा लगता है देखने में, मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूँ। ठीक है, किलिमंजारो की, किलिमंजारो, किलिमंजारो, इसकी लोकेशन देखना आप, ये मतलब काफ़ी प्यारा है। ठीक, ये देखो, ये है किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। अब ये देखो है, ठीक है, ये देखो, ये ज्वालामुखी, अब दिख रहा है ना कितना प्यारा गड्ढा है।
तो यही है, बस ये इतनी चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए, समझ गए। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है कि भारत में कौन सा डेक्कन ट्रैप है, ठीक है। और अभी आपने देखा होगा फिर से सुषुप्त हुआ था, कहाँ पे बताइए, अंडमान में। क्लियर। तो ये चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। अगला आर्टिकल है हमारा एथिकल एआई को प्रोत्साहन। पहली बात ये समझ लो एआई का क्या मतलब है। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कि मानव के द्वारा बुद्धि का उपयोग ना करके किसी मशीन या रोबोट के द्वारा मानव वाली बुद्धि का उपयोग करना, ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करो आपने कोई एक वीडियो देखा, ठीक है, उसने ये देख लिया मोबाइल ने आपके कि अच्छा इसको ये इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं, तो आपको हमेशा फिर रिकमेंड वैसे ही वीडियो करेगा। यानी कि उसने आपके माइंड को एक बार में पढ़ लिया, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट कई बार क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरनाक हो जाती है। खतरनाक क्या, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। तो वैज्ञानिकों ने अब ये डिसाइड किया है, या कहीं इंजीनियर्स ने डिसाइड किया है कि अब जो हम आगे रोबोट बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित, उनको कुछ एथिकल बातें भी बताएंगे। एथिकल बातों का मतलब कि जो सोसाइटी के लिए लाभकारी हो और जो सोसाइटी के जो ताना बाना है, कल्चर है, उसको बिगाड़े ना। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चों को भी कई प्रकार के गलत वीडियो रिकमेंड कर देता है यूट्यूब, तो उन चीज़ों को ये रोकेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप में से जिन बच्चों ने रोबोट मूवी देखी हो रजनीकांत साहब की, तो उस रोबोट मूवी में एक सीन आता है। सीन क्या आता है कि जब एक बिल्डिंग में आग लग जाती है तो वो रोबोट जाता है वहाँ पर बचाने। एक लड़की फंसी हुई होती है और वो क्या कर रही होती है, वो नहा रही होती है, ठीक है। उस रोबोट को इतनी समझ नहीं होती है कि ये लड़की बिना कपड़े में है, और वो क्या करता है, ले आता है उसको, मतलब बिना कोई कपड़ा उसको उड़ाए उस बिल्डिंग से बाहर निकाल लाता है। तो वो एक जीता जागता एग्जाम्पल है एथिकल एआई का। वहाँ पर अगर एथिकल एआई होता, उस रोबोट को ये पता होता, इमोशंस पता होते, ठीक है, तो उसको दिक्कत ना आती। और वही चीज़ आप देखोगे आगे चल के उसी मूवी में फिर वही इमोशंस दिखाए जाते हैं जब ऐश्वर्या राय उसको किस करती हैं, है ना। तो वही बेसिक चीज़ें हैं, वो एथिकल एआई का ही एक एग्जाम्पल है। बाकी ये मेंस का टॉपिक है, प्री का टॉपिक नहीं है, आप इसको बस पढ़ लेना। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि एआई के क्या क्या फ़ायदे हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या फ़ायदे हैं। आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, और ये जो क्वेश्चन आया था एआई को लेकर, इसकी आंसर की यूपीएससी ने गलत दे रखी है। इसका आंसर यूपीएससी ने बी माना है। बी उस समय पता नहीं क्यों माना था, मुझे नहीं पता है, लेकिन आज के दौर में अगर इसका आंसर आप देखोगे तो इसका आंसर डी ही है। क्यों है? क्योंकि आज आप देखोगे चैट जीपीटी क्या कर रहा है, सार्थक लघु कहानियाँ और गीतों की रचना ही तो कर रहा है। इसने इस चीज़ को गलत मान लिया था, समझ गए। इसने ये भी कह दिया था कि विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण संभव नहीं है, ठीक। जबकि आज के समय में आप देखते होगे कई प्रकार के ऐसे चार्जर आ गए हैं, कई प्रकार के ऐसे मोबाइल आ गए हैं जिनमें आपको पिन कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस उनके पीछे ही उसको चिपका दो, ऑटोमेटिक उस पर चार्जिंग हो जाएगी, ठीक। तो यही बेसिक चीज़ें, यानी कि इसके सारे आपके ऑप्शन सही हैं। यूपीएससी का ये ऑप्शन आपका बी गलत है, डी इसका आंसर सही है, ठीक। तो ऐसे प्रश्न यूपीएससी में आते हैं, जैसे ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में पूछ लिया, जीपीएस के बारे में पूछ लिया, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बातें? तो अब आप इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा, ठीक। देखो ये मेंस के जो मैं क्यों देता हूँ, मैं इसलिए देता हूँ ये टॉपिक क्योंकि इनका यूपीएससी में तो डायरेक्टली आपसे प्री में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मेंस में आपके पास साइंस टेक के लिए एक कंटेंट तो रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं देता हूँ, क्योंकि आप आर्टिकल आप पढ़ते नहीं हो, है ना, कोई साइंस टेक की मैगजीन पढ़ते नहीं हो, तो यहाँ से आपको फ़ायदा तो मिल जाता है। अब इसी का एक और घटक है एआई का, जिसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग को आप एक तरीके से ऐसे समझो जैसे आप अपने घर में, ठीक है, किसी जानवर को पालते हो, जैसे कुछ लोग डॉग को पालते हैं, ठीक है। तो डॉग को क्या करते हैं, उसको सिखाते हैं कि कैसे आपको हाय करना है, कैसे आपको बाय बोलना है, कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको भौंकना है, ठीक। उसी तरह से मशीन को ये सिखाया जाता है, ठीक है, कि आपको ऐसे ये काम करना है।
समझ गए। तो वो मशीन ऑटोमेटिक, मतलब एक बार अगर उसको बता दिएगा वो ऑटोमेटिक अपने आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर देगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप में से जिन बच्चों ने श्री आईएएस एकेडमी के फाउंडेशन कोर्स में खुद को इनरोल किया होगा, उनको ऑटोमेटिक रिसिप्ट बन के आ गई थी। भले मैं आपसे बात कर रहा था, आपसे मैं इनरोल आपको करा रहा था लाइव, लेकिन आपके पास मेल पहुंच गई थी और उस मेल में ऑटोमेटिक रिसिप्ट बन गई, पूरा आपका नाम वाम सब हो गया। वो मशीन लर्निंग का ही एग्जाम्पल था, ठीक है। और उससे थोड़ा डेप्थ लेवल है डीप लर्निंग, उसमें आपकी टेक्स्ट, इमेज और वीडियो को, इन सब को इकट्ठा करके एक बनाया जाता है पूरा एल्गोरिदम। ये सब कंप्यूटर की शब्दावली हैं, उनसे ये देखा जाता है कि आपका रुझान किस ओर है। जैसे आप एक चीज़ देखना, आप जब भी अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ सर्च करते हो, ठीक है, फिर उसी से रिलेटेड आपको वीडियो दिखाई देने लगते हैं। या आपने देखा होगा कई बार आप यूट्यूब पर जो वीडियो देखते हो वो आपको अमेजॉन पे दिखने लगते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपनी सिस्टर का देना चाहूँगा। वो क्या करती है कि यूट्यूब पर जितने भी वीडियो देखेगी, सलवार सूट, साड़ी, है ना, दुपट्टा या अन्य जो भी कपड़े होते हैं, तो उसको अमेजॉन और मिंत्रा वाले वही रिकमेंड करते रहते हैं। तो उसको ये लगता है कि अमेजॉन वाले उसका देखो कितना ख्याल रखते हैं, जबकि उसको ये नहीं पता है कि वो खुद बेवकूफ़ बनाई जा रही है और वो खरीदती रहती है ऐसे कपड़े रोज़ का रोज़, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इससे क्या खतरे हैं, बेरोजगारी, देखो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, और अगर कोई व्यक्ति खुद को अपडेट नहीं करता है तो बेरोजगारी तो आएगी आएगी ना। बट अगर उस व्यक्ति को हम स्किल प्रोवाइड करा दें उस फील्ड में, है ना, कि वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, या आपको स्टोरी कैसे लिखनी है, आपको लैपटॉप कैसे चलाना है, तो फिर वो बेरोजगारी में ना बदल के बल्कि एक बड़ा रोजगार क्रिएट कर सकती है। जैसे आपने जीता जागता एग्जाम्पल देखा होगा कि जो टीचर पहले थे, ट्रेडिशनल टीचर जो ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे पेन और पेंसिल से पढ़ाते थे, ठीक है, वो आजकल डिजिटल हो गए हैं। तो अगर उनको डिजिटली ना आता होता तो इतनी तकनीक का यूज कैसे करते। जैसे अपनी एकेडमी का एग्जांपल लो, मेरे को एग्जांपल में ले लो कि मैं जिस तरीके से आपको एक ही बार में मैप दिखा देता हूँ, एक ही बार में 3D इमेजिंग भी दिखा देता हूँ, एक ही बार में मैं आपको प्रिंटेड नोट्स भी दे देता हूँ, है ना, ग्राफिक्स का यूज कर लेता हूँ। क्यों कर लेता हूँ? क्योंकि मैंने अपडेट होकर टीचिंग की शुरुआत की है। पुराने जो टीचर हैं अभी भी वो इतना अपडेट होकर सब कुछ एक साथ आपको नहीं दिखा पाएंगे कि चलती हुई क्लास में वो आपको तुरंत कह दें कि ये देखो मैप, ये देखो आप बोर्ड, ऐसे करके कुछ नहीं करेंगे। या ये देखो आप बैक ईयर का पेपर, है ना, वो यही कहेंगे बैक ईयर में क्वेश्चन आया था, आप देख लेना। तो ये उनकी गलती नहीं है, गलती है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ में खुद को अपडेट नहीं कर पाए। जैसे आपके माता पिता, अब उनसे आप कहो कि फेसबुक पे अपना अकाउंट बना लो, तो कहाँ से बनाएंगे, उनको पता ही नहीं है और उनको सिखाना भी गलत है ना। और कोई अगर बच्चा ये कहता कि अरे आपको तो ये भी नहीं आता, तो वो भी मूर्ख है, क्योंकि उनके ज़माने में जो चीज़ें थीं वो आपके ज़माने में नहीं है, ठीक। तो बाकी ये चीज़ें आप पढ़ लेना कि क्या असमानताएं हैं, इसकी लत क्या है, भेदभाव वाले रोबोट क्या हैं, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन का मतलब जैसे आपका मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल में जो फेस लॉक लगता है ना, कई बच्चे लगा कर रखते हैं, जैसे मैं अपने वाले में लगा कर रखता हूँ, तो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। या आप एयरपोर्ट वगैरह जाते हो तो वहाँ पर, या आपने आधार कार्ड बनवाया होगा तो उसमें भी इसका यूज हुआ है। क्या इसके लिए कुछ मानक बनाए गए हैं? तो यूनेस्को ने इसके लिए कुछ मानकों की सिफारिश की थी कि जब भी कोई कंपनी एआई विकसित करे तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखे कि समाज कहीं से डिस्टर्ब ना हो, या कहें समाज की स्कोरिंग ना की जाए। सामाजिक स्कोरिंग का क्या मतलब है? सामाजिक स्कोरिंग का मतलब है जैसे कास्ट सेंसस, ठीक है, या समाज की कोई प्राइवेसी वाली बातें। हालांकि आजकल के ज़माने में आप देख रहे हो, जब से रील का ज़माना चला है, 60 और 30 सेकेंड में लोगों ने सब कुछ किया बस कपड़े उतारने के सिवा। बाकी तो आजकल के हर एक घर परिवार में, हर एक का मतलब ये मत समझना कि आप लोग, हर एक का मतलब है जितने बड़े सज्जन और सामाजिक लोग थे उन्होंने सब कुछ ओपन कर दिया है। एक ज़माना था लोग कहते थे कि प्राइवेट ये कमरा है, प्राइवेट ये रूम है, आजकल उस रूम में ही रील बनती है, ठीक है। हालांकि बहुत बड़ा रोल भी प्ले किया है इन रील्स ने समाज को सुधारने का। जैसे कुछ ऐसे टॉपिक, ऐसे इशूज़ जिन पर लोग बात नहीं करते थे, शर्माते थे, उन चीज़ पे रील ने एक बड़ा रोल भी दिया है,
ठीक है, समाज को एक मैसेज भी दिया है। वैसे मैं इन चीज़ों पे बात करूँगा जो हमारा एक नया प्रोग्राम शुरू होगा, हमारी संस्कृति हमारे संस्कार, तो वहाँ पे ऐसे ही इश्यूज़ डिस्कस किया करूँगा जिनको लेकर आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लेना, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है अफ्रीकी शेर के बारे में। आपसे वैसे तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है एशियाई शेर को लेकर। अब अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो अफ्रीका और एशियाई दोनों के मध्य डिफरेंस करवा देगा। ठीक है, तो डिफरेंस के रूप में भी आपको इसको याद रखना है, और एक सामान्य जानकारी के रूप में आपको ये याद रखना है कि चीता, शेर, बाघ, है ना, और तेंदुआ, इनमें क्या अंतर है। बहुत सारे बच्चों को ये अंतर ही नहीं पता, उनको लगता है सब एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो ये अंतर भी आज हम बता देंगे, ताकि इंटरव्यू में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो वहाँ पर आप बता तो सको कि नहीं सर ये सब एक नहीं है, सब अलग अलग हैं। ठीक, तो इन चीज़ों को देखते हैं। अब देखो पिक्चर में किसी ने लिख दिया दोनों में कौन जीतेगा। अरे भैया लड़ाई थोड़ा ना करवानी मुझे। ठीक, यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें ये बताया गया है कि जो अफ्रीका है वहाँ पर शेरों की संख्या में कमी आ रही है। ठीक है, अफ्रीका में शेर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई तो ब्रिक्स की मीटिंग में जो अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या बोला कि मोदी जी अगर कहें तो हम और चीते भेज दें। और आपने ये भी देखा होगा चीता वाला जो ड्रामा चला था कूनो नेशनल पार्क में, है ना, मोदी जी कितने सारे चीते लेकर आए और अब बेचारे उनमें से ना जाने कितने रोज़ मर रहे हैं उनके बच्चे। ठीक है, उस पर अब कोई चर्चा नहीं। तो खैर वो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ड्रामा जो हुआ था, मतलब पहले भी भारत में चीज़ें आती रही हैं, लेकिन इतना ड्रामा जो होता है शो केस, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक, तो पूरे अफ्रीका में कितने क्षेत्र हैं ये तो आपसे नहीं पूछेगा, बस आप इसको देख लेना कि अच्छा संख्या कम हुई है या बढ़ी है। अब संख्या क्यों कम होती है, तो वही मेन रीजन जो मैंने आपको वन हॉर्न राइनो में पढ़ाया था कि अवैध शिकार होता है, मानव शेर संघर्ष होता है। मानव शेर संघर्ष का मतलब कि मानव ट्रक से जा रहा है, अचानक से रास्ते में शेर आ गया तो धोखे से कुचल गया, तो इसलिए भी दिक्कत होती है। ठीक है, जाम्बिया के राष्ट्रीय पार्क, मोजाम्बिक के लिम्पोपो। अब आपको यहाँ पे देखो दो तीन चीज़ें याद रखनी है। लिम्पोपो आपको पता है एक अफ्रीका की रिवर है। खास बात इस नदी क्या है कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपको पता है ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में बीच से जो रेखा जाती है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री पे होती है। उसके नीचे 23.5 डिग्री पे जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं मकर रेखा, और उसके ऊपर जो रेखा होती है भूमध्य के 23.5 डिग्री पे उत्तरी गोलार्ध में, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, तो इनमें से बीच का जो क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अब आपको इनमें से ये देश याद रखने हैं। जैसे मैं आपको मैपिंग की दृष्टि से अगर दिखा दूं तो ये देश आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इन पे कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश मकर रेखा से जाते हैं, कौन कौन से कर्क रेखा से होकर जाते हैं, है ना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इवन नदी पे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए। अब शेर का नाम क्या है ये आपसे नहीं पूछेगा, इसकी प्रजातियां क्या हैं, तो 2 हैं, एशियाई शेर है और अफ्रीकी शेर है, पैंथेरा लियो लियो और पैंथेरा लियो प्रेसिस्का। ठीक है, अब अंतर क्या है दोनों में, एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं, इस पर प्रश्न बन सकता है। एशियाई शेरों में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि उनके पेट की त्वचा पर विशिष्ट लंबवत फोल्ड होते हैं जो कि अफ्रीकी शेरों में नहीं मिलती हैं। तो इन 2 लाइन पे भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि अफ्रीका व एशियाई शेर के मध्य अंतर, तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि फिर ये बहुत गंदा क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि शेर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो किसी भी जानवर की ना हर एक की इम्पोर्टेंस है। आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको एक बार बताया भी होगा कि जैसे जो तितलियां हैं, अगर वो तितलियां सारी समाप्त कर दी जाएं, यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है, तो पौधों का जो परागण की प्रक्रिया है, परागण या कहें निषेचन की जो प्रक्रिया है, निषेचन का मतलब एक तरीके की प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक चीज़ और आपने देखा होगा, पहले ज़माने में जो चिड़ियाँ होती थी खेतों में, वो क्या करती थी, वो कीड़ों को खा जाती थी चिड़ियाँ, तो इसलिए फसल जो होती थी वो बर्बाद नहीं हो पाती थी। आजकल क्या है कि फसल में इतनी दवा डाल दी जाती है कि चिड़िया ना तो उस फसल को से कीड़ों को खा पाती है, बल्कि कीड़ा अलग से फसल को खा जाता है, और हमारी चिड़ियाएँ पूरी विलुप्त हो गई। जैसे आपने देखा होगा गौरैया अब बहुत कम दिखती है। आप में से मुझे याद है एक देवी जी ने एक बार मुझे वीडियो भेजा था,
है ना। उन्हें क्या खूब सारी गौरैया थी, वो पाले हुए हैं अपने यहाँ गौरैया को, ठीक है। तो वो गौरैया अब आजकल शहरों में नहीं दिखती है, ठीक है, वो कुछ छोटी सी चिड़िया होती है। तो वो क्या करती थी, वो इसी इकोसिस्टम को बनाए रखती थी। यही काम शेर का है। अगर शेर मान लो ना हो तो हिरन की संख्या बढ़ जाएगी, हिरन के साथ साथ अन्य जो जानवर हैं, भैंस है, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। शेर क्या करता है, उनको खा खा कर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। इसलिए शेर इम्पॉर्टेंट है। एक और आप लोग मोटिवेशन में पढ़ते होंगे शेर को लेकर, क्या पढ़ते हैं आप लोग कि ये बताओ कि शेर ना तो आकार में बड़ा है, ठीक है, और ना ही शेर क्या कहते हैं सबसे चालाक है, मतलब शेर में ना तो इतनी ज़्यादा बुद्धि है, फिर भी शेर को जंगल का राजा क्यों कहते हैं, है ना। जैसे आप पढ़ते हो ना कि हाथी जो है ताकत में सबसे शक्तिशाली है, और जो क्या बोलते हैं हाथी के अलावा जो लोमड़ी है वो सबसे ज़्यादा चालाक है, ठीक है। लेकिन शेर तो इन दोनों क्वालिटी में नहीं रखता है, फिर भी शेर को जंगल का राजा क्यों कहते हैं, क्योंकि शेर के अंदर स्टेमिना होता है, शेर के अंदर क्षमता होती है, शेर के अंदर ओज होता है। ओज का मतलब एनर्जी होती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात है वो विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक रहता है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं शेर को लेकर। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। खतरा क्या, ये आप देख लेना। IUCN की लिस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अफ्रीकन जो शेर है वो वल्नरेबल है, ध्यान रखना, अफ्रीकन शेर वल्नरेबल है। और संकटग्रस्त कौन सा है, एशियाई शेर। कल मैंने आपको बताया था वन हॉर्न्ड राइनो के बारे में, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन यहाँ से लिंक कर देगा कि एशियाई शेर की स्थिति क्या है या अफ्रीकी शेर की स्थिति क्या है। ये जो प्रीवियस में अभी आपको 2 लाइन मैंने बताई है एशिया और अफ्रीका के मध्य डिफरेंस को लेकर, उस पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और उस पर यहाँ पर इन 2 लाइन में लिंक कर देगा कि ये बताइए कि एशियाई जो शेर है वो वल्नरेबल है या फिर इंडेंजर्ड है। तो आप बता देना सर इंडेंजर्ड है, ठीक। साइट्स की परसिस्ट 1 में पाया जाता है और अन्य सभी आबादी में परसिस्ट 2 में पाया जाता है। साइट्स क्या होता है, कन्वेंशन है ट्रेड को लेकर, इनके इलीगल जो पार्ट्स हैं उनको इधर से उधर बेचा ना जाए। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 में है। भारत में शेर कहाँ पाए जाते हैं, भारत में शेर केवल गुजरात में केवल गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। हाल के दिनों में कई सारे शेरों की मौत की खबर आई थी, तो क्यों आई थी, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस को लेकर। इसको लिख लेना कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस क्या है, एक तरीके की संक्रामक बीमारी है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना। भारत में शेरों की संख्या बढ़ी हुई है, यानी कि 674 शेर हो गए हैं भारत में, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, ठीक है। ये मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत की थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, ठीक। प्रोजेक्ट लायन अलग है और प्रोजेक्ट टाइगर अलग है। टाइगर आया था 73 के समथिंग, 1972-73 के समथिंग, ठीक। प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत की गई 15 अगस्त 2020 को। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्या 2020 के पहले लायन को लेकर कोई बात नहीं हुई थी, तो हुई थी। उसका नाम था एशियाई, ठीक है, पुनरुत्पादन परियोजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 10 मार्च 2004 को। अब आप में से और भी कुछ बच्चों के मन में होगा कि सर ये बताओ कि 2004 में इन्वायरमेंट पर क्यों ध्यान दिया गया, उससे पहले क्यों नहीं, क्योंकि हम आज़ाद तो हो गए थे 1947 में, 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। तो भाई पूरे विश्व में ना एनवायरनमेंट को लेकर जो सजगता आई वो 1972 के बाद आई, खास तौर पे 1992 से तो ज़्यादा कमिट होने लगे जब कोल्ड वॉर समाप्त हो गया, ठीक। तो वो तो एनवायरनमेंट में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इंटरव्यू के लिए मैंने बता दिया। अगर आपको घुमा कर क्वेश्चन पूछे कि इन्वायरमेंट को लेकर लोगों ने सजगता 1947 के बाद क्यों नहीं दिखाई, उसके पहले 1947 के बाद क्यों नहीं दिखाई, 1992 के बाद ही क्यों दिखाने लगे, तो आप बता सकते हो कि सर उस समय किसी का ध्यान ही नहीं था, ठीक। तो प्रोजेक्ट लायन आपको पता है 2020 में इसको शुरू किया गया। बस यही बेसिक चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। अब आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि इन चारों में अंतर क्या क्या है, ठीक है। तो आप पहले ये चित्र देखो, इस चित्र में देखो ये है शेर। अब एक बात आप बताना कि भारत का जो अशोक स्तंभ है, ठीक है, जो सत्यमेव जयते जिसमें लिखा हुआ है,
उसमें कौन सा जानवर है? शेर है, बाघ है, तेंदुआ है, चीता है, कौन है? तो आपको पता होगा 4 उसमें शेर हैं, है ना। ये है बाघ आपका, ठीक है, ये है आपका चीता और ये है आपका तेंदुआ। क्लियर? ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाघ हमारे यहाँ क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या इनका डिफरेंस है, मैं आपको इनको दिखा देता हूँ। चीता, तेंदुआ और बाघ में क्या अंतर है, तो आप इस अंतर को देख लो। पूछेगा नहीं, बस ये है कि मैंने थोड़ा मौज में, कुछ होते हैं ना बच्चे या कुछ कोचिंग संस्थान जो ऐसे फालतू के फैक्ट पढ़ाते हैं, और कई बार सामान्य जानकारी के लिए भी ज़रूरी है। अब ये चीता है, देखो इन सब को क्या बोलते हैं? ये बिग कैट फैमिली के मेंबर हैं। बिग कैट का मतलब बिल्ली की बड़ी प्रजाति है। वैसे तो सब ये बिल्ली के ही परिवार के लोग हैं, जो हमारे यहाँ छोटी बिल्ली होती हैं, ठीक है, लेकिन ये बड़ी हैं तो इसलिए हम इनको बिग कैट बोलते हैं, ठीक। अब इन पे क्या अंतर है? पूंछ एकदम सपाट होती है, स्किन पर ब्लैक स्पॉट गोल होते हैं बिंदी जैसे, आँख के पास गहरे काले रंग की लाइन होती है, चेहरा इनका छोटा होता है। इतनी बातें क्लियर हुई। तेंदुआ में क्या है? इनका चेहरा बड़ा है, पेड़ पर चढ़ जाते हैं, स्किन पर बने स्पॉट फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं और पूंछ मोटे ट्यूब जैसी होती है, ठीक। अब बाघ में क्या अंतर है? बाघ दहाड़ते हैं, ठीक है, सुनहरे पीले कोट पर काले रंग की धारियाँ होती हैं, इसीलिए हमारा राष्ट्रीय पशु है। इनका आकार और वजन भी ज़्यादा है, ये पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं और तैरना भी इनको आता है। हो सकता है कुछ फालतू टाइप का एग्जामिनर इनको अंतर में करा दे, ठीक है। चीते को लेकर ये कुछ फैक्ट हैं। जब चीते अपने यहाँ आ रहे थे तो कई सारे अखबार वालों ने निकाला था कि ये दहाड़ते नहीं हैं, बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं, कई चीते भौंकते भी हैं। अब ऐसा फैक्ट सोचो अगर डाल दिया यूपीएससी ने, किसी को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। 2 किलोमीटर दूर आवाज़ को भी सांप सुन सकता है। 8 महीने का होते ही खुद अपना शिकार करने लगते हैं। चीते शिकार के समय छुपने के लिए अपने शरीर पर बने स्पॉट का सहारा लेते हैं। इनके शरीर पर 2000 से ज़्यादा स्पॉट होते हैं, है ना। 3 हफ्ते में ही चीते के सबक मीट खाने लगते हैं। इनके बेचारे बच्चे हैं, ठीक है। ये सब देख रहे हैं आपको। ये दिन में ही शिकार करते हैं क्योंकि इनका नाइट विजन कमज़ोर होता है। एक चीते के आमतौर पर 3 से 5 शावक होते हैं। इनका वजन क्या है? औसत उम्र इनकी 10 से 12 होती है। अंगड़ाई देखो ले रहा बेचारा, ठीक है। तो बस इतनी ही चीज़ें आपको यहाँ पर याद करनी थी, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने अपनी आज की करंट अफेयर्स की क्लास कवर की। उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारे फैक्ट पता चले, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पता चले। इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ी बात, आपने कई सारे क्षेत्र को देखा, आपने सीज को देखा, ठीक है, और बाकी जो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था उसके कॉन्सेप्ट को देखा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट 25 सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। एक बात और, आप में से जो भी बच्चा करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व ना कर रहा हो, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए MCQ जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर 10 MCQ इन्हीं करंट अफेयर्स की क्लास के बेस्ड पर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, ताकि आप UPSC के प्रीलिम्स की तैयारी को बेहतर से और बेहतर बना सकें। और जो उनका लेवल है वो UPSC की तरह है। इसकी जो PDF है ये करंट अफेयर्स की, ये आपको श्री IAS एकेडमी के ग्रुप पे मिलती है। उसकी भी लिंक हमने आपको नीचे पिन कर दी है, ठीक। तो फिर मिलते हैं अपनी नई क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।